हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 44 जिसमें हम लोग दिसंबर 2019 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास वो हिंदी यूजी नेट जेआरएफ वालों के लिए क्लास है और इसमें हम लोग डेली 25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब 25 प्रश्न कौन से रहते हैं? PYQ के रहते हैं। तो आज हम लोग दिसंबर 2019 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, 25 प्रश्नों को केवल। 25 प्रश्न क्यों? क्योंकि 25 प्रश्न हम लोग व्याख्या सहित प्रश्नों को हल करते हैं, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसमें समय समय पर PDF आपको देता रहूँगा और जो नोटिफिकेशन रहेगी मैं उसी पर शेयर करूँगा आप लोगों को। और मैं जल्द ही आपके लिए नाटक की क्लास लेकर आने वाला हूँ। जितने भी नाटक हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं मैं सभी नाटक को बारी बारी से कराऊंगा। उसमें पूरे उदाहरण, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, उसमें जितने भी गीत लगे हुए हैं सभी को मैं कराऊंगा, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। तो चलिए आज क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 लिखा है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? ए. चीफ की दावत, बी. वापसी, सी. दोपहर का भोजन और डी. बूढ़ी काकी। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? तो किस कहानी में? तो वो है वापसी कहानी में। विकल्प बी जो वो सही है। वापसी कहानी किसकी है? तो वह उषा प्रेमबुदा की कहानी है। देखो यहाँ पे आंसर भी है, लिखा है कि दी गई कहानियों में से वापसी कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। वापसी कहानी की लेखिका कौन है? उषा प्रेमबुदा है। यहाँ पे लिखा है ना, उषा प्रेमबुदा। चीफ की दावत विष्णु साहनी द्वारा लिखित कहानी है। चीफ की दावत किसकी है? ये विष्णु साहनी के द्वारा लिखी गई कहानी है। इसका मुख्य पात्र श्यामनाथ है, जो माँ जैसे रिश्तों की अवहेलना करके भी तरक्की पाना चाहता है। विष्णु साहनी इस कहानी के माध्यम से ऐसी मानसिकता पर करारा चोट करते हैं। मतलब जो चीफ की दावत है हमारे सिलेबस में लगी हुई भी कहानी है, आप लोग इसको पढ़ेंगे। उसमें मतलब कि माँ की अवहेलना तो होती है, लेकिन उसको जो सामनाथ है उसको मतलब कि ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता है, और यह संदेश देते हैं कि मूल से जुड़े बिना तरक्की संभव नहीं है। दोपहर का भोजन ये अमरकांत द्वारा लिखित कहानी है। दोपहर का भोजन किसका है? अमरकांत का है। सिद्धेश्वरी इस कहानी की प्रमुख महिला पात्र है। इस कहानी के माध्यम से एक भारतीय नारी द्वारा अपने पति एवं पुत्रों के लिए नित्य प्रति त्याग एवं संघर्ष को व्यक्त किया गया है, जिसकी गणना कहीं भी नहीं की जाती है। बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, जिसके द्वारा जुगों के प्रति उदासीनता की भावना को तगड़े कथा शिल्प के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ठीक। प्रश्न संख्या 2 लिखा है कि प्रेमचंद की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? ए. रियासत का दीवान, बी. पंच परमेश्वर, सी. शतरंज के खिलाड़ी और डी. बड़े भाई साहब। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए में कि ए और डी सही, बी में कि बी और सी सही, सी में कि ए और सी से और डी में कि बी और डी सही। दो का विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखो, प्रेमचंद की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? तो किसमें मिलता है? एक तो मिलता है रियासत का दीवान और दूसरा मिलता है शतरंज के खिलाड़ी। ए और सी किसमें? तो विकल्प सी में है, तो दो का विकल्प सी जो है वो सही है। देखो, रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद जी की इन दो कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। पंच परमेश्वर कहानी में अलगू जुम्मन की मित्रता एवं न्याय के महत्व को व्यक्त किया गया है।
बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से बड़े होने की आड़ में निकम्मेपन की हद को व्यक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 3 कि द्विवेदी योगिन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। ए समाज सुधार, बी गीति काव्य की प्रचुरता, सी स्वच्छंदता और डी इतिवृत्तात्मकता। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए में कि ए और सी सही, बी में कि बी और ए सही, सी में कि ए और डी सही और डी में कि डी और सी सही। तीन का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? द्विवेदी योगिन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं, तो कौन सी मुख्य प्रवृत्तियां हैं? तो एक है समाज सुधार और दूसरा कौन सा है? दूसरा इतिवृत्तात्मकता। ए और डी किस में है? तो विकल्प सी में है, तो तीन का विकल्प सी जो है वो सही है। देखो आंसर से लिखा है कि दी गई प्रवृत्तियों में समाज सुधार एवं इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी योगिन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है और इसकी समयावधि 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्विवेदी उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा इसकी समयावधि सन 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना है। इस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। देखो डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कहा है? जागरण सुधार काल। किसने कहा है जागरण सुधार काल? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है द्विवेदी युग को? तो नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा इसकी समयावधि क्या मानी? 1893 ईस्वी से 1918। और इन्होंने किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने समयावधि क्या मानी? 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक माना है। प्रश्न संख्या 4 लिखा कि बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। ए विवरणात्मकता, बी कल्पना, सी सपट बयाने और डी इंद्रियता। तो बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए में कि बी और डी सही, बी में कि बी और ए सही, सी में कि डी और सी सही और डी में कि ए और डी सही। चार का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो बिंब के अनिवार्य तत्व कौन से हैं? तो एक है कल्पना, एक कौन सा है? कल्पना है और एक है विवरणात्मकता। ए और बी। तो बी और ए किस में है? तो विकल्प बी में है, तो चार का विकल्प बी जो वो सही है। देखो आंसर भी लिखा है कल्पना एवं विवरणात्मकता बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। बिंब शब्द अंग्रेजी की इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बिंब पदार्थ नहीं बल्कि उसके प्रतिकृति या प्रतिच्छवि है, सृष्टि नहीं पुनर्सृष्टि है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव प्रेरणा होती है। बिंब के मूलतः तीन तत्व हैं: कल्पना, भाव एवं इंद्रियता। प्रश्न संख्या 5 लिखा कि अपने काव्य सिद्धांत के निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? ए मैथ्यू अर्नाल्ड ने, बी क्रोचे, सी लोजाइनस, डी एलियट। तो किसने अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? तो किसने लिया है? तो वो लिया है किसने? क्रोचे ने। विकल्प बी जो है वो सही है 5 का। तो देखो आचार्य क्रोचे आंसर भी है ना, आंसर भी लिखा है कि आचार्य क्रोचे ने अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है। क्रोचे अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक हैं। इन्होंने एस्थेटिक नामक ग्रंथ इतालवी भाषा में लिखा है जो 2 भाग में विभाजित है। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है तथा द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास। इनके सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है। प्रश्न संख्या 6 प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है।
ए शिरीष की याद आई, उसके बाद है अर्धनारीश्वर, उसके बाद अशोक के फूल, उसके बाद है श्रृंखला की कड़ियाँ। बी में पहले शिरीष की याद आई, उसके बाद अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियाँ, अर्धनारीश्वर। सी में पहले श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, शिरीष की याद आई। और डी में पहले अर्धनारीश्वर, शिरीष की याद आई, श्रृंखला की कड़ियाँ और अशोक के फूल। तो प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखो, इसका जो सही अनुक्रम होगा वो होगा ऑप्शन सी, श्रृंखला की कड़ियाँ, 1942। 1942 आगे लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, अशोक के फूल 1948, 1948, अर्धनारीश्वर 1952, 1952 है ये, और अशोक के फूल 1995। ठीक, तो विकल्प सी जो वो सही है 6 का। आगे लिखा है, देखो आंसर सी लिखा है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। श्रृंखला की कड़ियाँ, ये महादेवी वर्मा की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1942 है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, 1948 ईस्वी प्रकाशन काल। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। शिरीष की याद आई विद्यानिवास मिश्र की रचना है, 1995 इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 7, लिखा की स्थापना में कि दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्ति मनुष्य गांधी का हरिजन ही हो। तर्क आर में, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो 7 का विकल्प इसमें से कौन सा सही? विकल्प ए में कि ए गलत आर सही, बी में कि ए सही आर सही, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए सही आर गलत। तो 7 का विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखो, ये दोनों के दोनों विकल्प ही सही हैं। विकल्प बी जो वो सही, ए सही आर सही। ए में कि दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्ति मनुष्य गांधी का हरिजन ही हो, ये सही है। और तर्क आर में, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है 7 का। आंसर भी लिखा है कि दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्ति मनुष्य गांधी का हरिजन ही हो, कथन ए सही है। तथा दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया, अतः कारण आर जो है वो भी सही है। प्रश्न संख्या 8, लिखा कि निम्नलिखित में से हिंदी की यात्रा वृत्तांत है। ए याद हो कि न याद हो, बी अरे यायावर रहेगा याद, सी आखिरी चट्टान तक और डी जिनकी याद हमेशा रहेगी। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए में कि बी और डी सही, बी में कि ए और बी, सी में कि ए और डी और डी में कि बी और सी। तो निम्नलिखित में से हिंदी की यात्रा वृत्तांत है, तो कौन से हिंदी की यात्रा वृत्तांत है? तो देखो, हिंदी की जो यात्रा वृत्तांत है, एक है अरे यह यावर रहेगा याद और दूसरा है जिनकी याद हमेशा रहेगी। बी और नहीं, ये नहीं रहेगा, आखिरी चट्टान तक ये हो रहेगा। अरे यह यावर रहेगा याद और एक रहेगा आखिरी चट्टान तक, बी और सी। तो बी और सी किस में है? तो विकल्प डी में है। तो 8 का विकल्प डी जो है वो सही है। देखो आंसर डी लिखा है, प्रश्नगत विकल्प बी और सी हिंदी की यात्रा वृत्तांत है। निम्नलिखित रचनाएं एवं उनकी विधाएं इस प्रकार हैं। याद हो कि न याद हो, ये संस्मरण है। तो ये संस्मरण है किसका? काशीनाथ सिंह का है। अरे ये यावर रहेगा याद, ये यात्रा वृत्तांत है किसका? आज्ञे का है। आखिरी चट्टान तक, ये यात्रा वृत्तांत है किसका है? मोहन राकेश का है। और जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये संस्मरण है किसका? अमृत राय का। प्रश्न संख्या 9, लिखा कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। ए तितली, बी उर्वशी, सी इरावती और डी झरना। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए में कि ए और बी में कि बी और डी, सी में कि सी और डी और डी में कि बी और सी। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य कौन सी है? तो देखो, तो जो काव्य हैं कौन से हैं? तो एक है उर्वशी,
और एक है झरना, ये दोनों काव्य हैं। जयशंकर प्रसाद की दोनों जो रचना है वो काव्य हैं, लेकिन तितली और इरावती ये दोनों उपन्यास हैं। तितली और इरावती ये दोनों उपन्यास हैं। तो उर्वशी और झरना बी और डी किस में है? तो बी और डी विकल्प बी में है, तो 9 का विकल्प बी जो वो सही है, बी और डी। देखो लिखा है आंसर बी। देखो प्रश्नगत विकल्प में बी और डी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है, निम्नलिखित रचनाएं तथा उनकी विधाएं। देखो तितली ये उपन्यास है, किसका? जयशंकर प्रसाद का। उर्वशी ये काव्य है, ये काव्य विधा किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। इरावती ये उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद का ही है। और झरना ये काव्य है, जयशंकर प्रसाद का है। तो काव्य कौन सी है? एक उर्वशी एक झरना, ये दोनों काव्य हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से गीत नाट्य है? ए अग्निलिख, बी उन्मुक्त, सी नेपथ्य राग और डी त्रिशंकु। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए में कि बी और सी, बी में कि ए और बी, सी में कि ए और डी और डी में कि ए और सी। तो 10 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो गीति नाट्य कौन सा है? तो एक अग्निलिख एक उन्मुक्त, ये दोनों जो है वो गीति नाट्य हैं। और नेपथ्य राग ये नाटक है और त्रिशंकु ये निबंध है। ये नाटक है, ये क्या है? ये निबंध है, निबंध है ना। ये दोनों क्या? ये दोनों गीति नाट्य हैं, ये दोनों गीति नाट्य हैं। तो ए और बी किस में है? तो विकल्प बी में है, तो 10 का विकल्प बी जो है वो सही है। देखो आंसर भी है, लिखा है यहाँ पे अग्निलिख ये गीति नाट्य है, किसका? भारत भूषण अग्रवाल का है। और उन्मुक्त ये भी गीति नाट्य है, किसका है? सियाराम शरण गुप्त का है। नेपथ्य राग ये नाटक है मीराकांत का। और त्रिशंकु ये निबंध है अज्ञे का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्रश्न संख्या 11, लिखा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूचीबद्ध काव्य पंक्तियाँ, यहाँ पे रचनाकार के नाम दिए गए हैं। रचनाकार में कड़ापा है, सरापा है, जगनिक है, विद्यापति हैं, रैदास हैं। काव्य पंक्ति को देख लेते हैं। देखो काव्य पंक्ति मतलब कि कई बार हमको लगता है ये पूछी भी गई है। ये वाला जो पंक्ति है, पंडित सरसत बखड़ाई दे हैं बुद्धि बसंत रड़ जाई, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सरापा की पंक्ति है, सरापा की पंक्ति है। तो ए का दो, देखो अब विकल्प में देखना क्या है कि ए का दो किस में है? ए में है कि ए में ए का दो है, बी में ए का एक है, सी में ए का तीन और डी में ए का एक है। तो ए का दो किस में है? तो विकल्प ए में है, तो विकल्प ए आपका सही है। फिर यहाँ पे बी का 3 हो जाएगा, फिर सी का 4 होगा, डी का 5 होगा। तो देखो 12 बरस ले कुकर लीजिए और 13 लीजिए सियार, ये किसका है? ये यज्ञनिक का है। बड़ा कौशल तू आराधे किनल कनाई लोचन आधे, ये किसका है? ये विद्यापति की है। और जाति ओछा पाति ओछा जन्म हमार, ये रैदास की पंक्ति है। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 5। तो 11 का विकल्प ए जो वो सही है। देखो आंसर ये है। काव्य पंक्तियाँ यहाँ पे लिखा है कि पंडित सरसत बखड़ाई दे हैं रुद्र बसंत रड़ जड़ाई, ये सरापा की पंक्ति हैं। 12 वर्ष ले कुकर ये और 13 लीजिए सियार, ये जगनिक की पंक्ति हैं। बड़ा कौशल तू आराधे किनल कनाई लोचन आधे, ये विद्यापति की पंक्ति है। और जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमार, ये रैदास की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 12, लिखा कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, सी रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में और डी नंद दुलारी वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। तो अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? तो ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। विकल्प बी जो है वो सही है 12 का। देखो यहाँ पे आंसर भी लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन आलोचक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा था। प्रश्न संख्या 13 है कि
न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा लक्ष्मण सिंह और डी जॉर्ज ग्रियर्सन। न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? तो कथन है शिव प्रसाद सितारे हिंदी का कथन है। विकल्प ए जो है वो सही है 13 का। देखो आंसर है लिखा कि न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, ये उक्त कथन शिव प्रसाद सितारे हिंदी का है। मानव धर्मसार, आलस्यों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर, नाशक आदि इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। किसके द्वारा? शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। प्रश्न संख्या 14 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामविलास शर्मा के हैं? ए साहित्य के प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। बी वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। सी पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। और डी अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए में कि ए और सी सही, सॉरी ए और सी, बी में कि ए और बी, सी में कि बी और सी और डी में कि बी और डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? तो देखो 14 का जो सही विकल्प है वो है ए और सी, ए और सी। तो विकल्प ए जो है वो सही है 14 का, ए और सी सही है। देखो यहाँ पे लिखा है कि रामविलास शर्मा के कथन निम्नलिखित है। आंसर ए है लिखा कि साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। प्रश्न संख्या 15 लिखा है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। ए परिंदे, उसके बाद ईदगाह, उसके बाद आकाशदीप, उसके बाद है उसने कहा था। बी में पहले उसने कहा था आकाशदीप, ईदगाह, परिंदे। सी में है आकाशदीप, परिंदे, उसने कहा था, ईदगाह। और डी में ईदगाह, आकाशदीप, परिंदे, उसने कहा था। तो 15 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो 15 का विकल्प बी जो है वो पहले सही है। उसने कहा था 1915, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आकाशदीप 1930, किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। ईदगाह 1933, जयशंकर प्रसाद और सॉरी प्रेमचंद, ईदगाह प्रेमचंद का है। और परिंदे 1956, निर्मल वर्मा। तो उसने कहा था 1915, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आकाशदीप 1930, जयशंकर प्रसाद, ईदगाह 1933, प्रेमचंद और परिंदे 1956 निर्मल वर्मा का है। देखो आंसर भी यहाँ पे वही लिखा है। उसने कहा था 1915, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आकाशदीप 1930, जयशंकर प्रसाद, ईदगाह 1933, प्रेमचंद और परिंदे 1956 निर्मल वर्मा। प्रश्न संख्या 16 लिखा है कि भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए भारत भारती की रचना मुसद्द से मुद्दों जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। बी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही है। सी गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। और डी इसमें आद्यंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए में कि ए और सी, बी में कि बी और सी में कि बी और डी में कि ए और डी। तो भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विकल्प ए जो वो सही है, ए और सी सही है कि भारत भारती की रचना मुसद्दत से मुद्दों जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है, ये बात सही है। और गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे, ये भी सही है। ए और सी जो है वो सही है। देखो आंसर ये है
लिखा है भारत भारती के संबंध में कथन ए और सी सही है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी ने भारत भारती की रचना मुसद्दद से मुद्दो जजे इस्लाम की प्रेरणा से की थी, ये बात सही है। और वे भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे। शेष विकल्पों के कथन असंगत हैं। प्रश्न संख्या 17, लिखा कि निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। ए, धरती धन्नापना, बी, ठीकरे की मंगनी, सी, कठगुलाब, और डी, यथा प्रस्तावित। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए में की और बी में की और डी, सी में की सी और डी, और डी में की बी और डी। 17 का इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो देखो 17 का विकल्प जो है वो बी सही है। ए और डी जो है वो ये दलित जीवन पर आधारित है। सॉरी, ए और डी होगा यहाँ पे। ए और डी है। धरती धन्नापना और यथा प्रस्तावित, ये दोनों जो रचना है, ये दोनों जो उपन्यास है वो दलित जीवन पर आधारित है। एक धरती धन्नापना, एक यथा प्रस्तावित। देखो आंसर भी ये लिखा है कि धरती धन्नापना ये दलित उपन्यास है, किसका है? जगदीश चंद्र का है। और एक है यथा प्रस्तावित दलित उपन्यास, किसका है? गिरिराज किशोर का है। ठीकरे की मंगनी के उपन्यासकार हैं नासिरा शर्मा और कठगुलाब के मृदुला गर्ग। प्रश्न संख्या 18, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। ए, हानुस, माधवी, रग दे बसंती चोला, आलमगीर। बी में पहले माधवी है, हानुस, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। सी में रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, हानुस और माधवी। और डी में पहले आलमगीर है, रंग दे बसंती चोला, माधवी, हानुस। तो 18 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो 18 का विकल्प ए जो वो सही है। हानुस 1977, माधवी 1985, रंग दे बसंती चोला 1998 और आलमगीर 1999। हानुस 1977, माधवी 1985, रंग दे बसंती चोला 1998 और आलमगीर 1999। आंसर ये लिखा है कि हानुस 1977, माधवी 1985, रंग दे बसंती चोला 1998 और आलमगीर 1999। प्रश्न संख्या 19 लिखा है कॉलरिज के अनुसार ए, कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। बी, कल्पना कार्य प्रतिभा है, यह कवि के सृजनात्मकता है। सी, कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। और डी, कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ए में कि ए और बी में कि बी और डी, सी में कि बी और सी, और डी में कि सी और डी। तो 19 के में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो कॉलरिज के अनुसार कौन सा है? तो वो एक है कल्पना कार्य प्रतिभा से है, यही कवि की सृजनात्मकता है, ये बात सही है। और एक है कि कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है, ये सही है। तो बी और सी किस में है? तो विकल्प सी में है। तो 19 का विकल्प सी जो है वो सही है। आंसर से लिखा है कॉलरिज के अनुसार कल्पना कार्य प्रतिभा यह कवि की सृजनात्मकता है, कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृत परक है। शेष विकल्प जो है वो असंगत है। प्रश्न संख्या 20 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। ए, रसात्मक बोध के विविध रूप, बी, सौंदर्य बोध और शिवत्य रूप बोध, सी, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, और डी, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। तो 20 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा रचित नहीं है? तो वह सौंदर्य बोध और शिवत्य बोध, ये जो है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित नहीं है।
बाकी ये तीनों रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हैं। रसात्मक बौद्ध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। देखो आंसर भी है, लिखा है सौंदर्य बौद्ध और शिवत्य बौद्ध निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है, बल्कि ये अज्ञे द्वारा रचित है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध है रसात्मक बौद्ध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 लिखा है किस आचार्य ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर किए गए अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? ए अभिनव गुप्त, बी विश्वनाथ, सी राजशेखर और डी मम्मट। तो 21 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो 21 का विकल्प जो है वो डी है, मम्मट। देखो आंसर डी लिखा आचार्य मम्मट ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर किए गए अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। प्रश्न संख्या 22 लिखा है कि हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी फारसी, सी अरबी और डी तुर्की। जब लोग हिंदी में सिफारिश बोलते हैं ना कि थोड़ा सिफारिश मतलब करते हैं लोग ना, तो हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो ये किस भाषा का शब्द है? तो वो अरबी भाषा का शब्द है। विकल्प सी चाहिए। देखो आंसर सी है, लिखा है कि हिंदी में प्रचलित सिफारिश अरबी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित भाषा और उनके शब्द इस प्रकार हैं। यहाँ पे भाषा, यहाँ पे शब्द है। हिंदी के कौन कौन से भाषा है? आन है, गोबर है, घोड़ा है, सोई है, खीर है, भात इत्यादि ये हिंदी की शब्द हैं। फारसी के शब्द है कबूतर, कमीना, खरगोश, आमदनी, हफ्ता, ये फारसी के शब्द हैं। अरबी के शब्द कौन कौन से? वकील, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफा, ये सब अरबी के शब्द हैं। और तुर्की के संग है चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, कालीन, गलीचा, उर्दू, ये सब तुर्की के शब्द हैं। प्रश्न संख्या 23 लिखा है कि निर्देश में इस कथन में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक की स्थापना ए और दूसरा तर्क आर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना में लिखा कि जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। और तर्क आर में क्योंकि संघर्ष के नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। विकल्प ए में कि ए सही आर सही, बी में कि ए गलत आर सही, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए सही आर गलत। 23 का विकल्प इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखो 23 का जो विकल्प ए है वो सही है, दोनों सही, ए सही आर सही, मतलब ए और आर दोनों सही है। देखो इस आंसर लिखा है कि जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की ये कथन सही है। और कारण दिया है क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है, अतः कथन ए और आर सही है। प्रश्न संख्या 24 लिखा है कि भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? ए स्वेद, रति, विपत्तु, वैवाड्य, प्रलय। बी में स्तंभ है रोमांच, निर्वेद, स्वरभंग, वीणा। सी में विपत्तु, विवड़ा, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। और डी में बीड़ा, विपत्तु, विवड़े, स्वेद, असूया। तो भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? तो कौन सा समूह सही है 24 का? तो देखो सही है विकल्प सी, विपत्तु, विवड़े, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। देखो आंसर सी लिखा है भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से सही समूह है विपत्त्यु, विवड़े, अश्रु, रोमांच, स्तंभ। सत्य के योग से उत्पन्न कायिक
चेष्टाएं सात्विक अनुभव कहलाती हैं। इन्हें सात्विक भाव भी कहते हैं। ये 8 माने जाते हैं। सात्विक भाव कितने? 8 है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, विपथ्यु, विवर्य, अश्रु, प्रलय। प्रश्न संख्या 25। लिखा कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? ए. शरत चंद्र, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. बंकिम चंद्र, डी. विमल मित्र। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो किसकी है? तो वो है शरत चंद्र की औपन्यासिक जीवनी है। विकल्प ए जो वो सही है 25 का। देखो आंसर है। लिखा है कि आवारा मसीहा 1974 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। ये शरत चंद्र की औपन्यासिक जीवनी है। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक, तो ये थे आज के 25 प्रश्न। तो आप लोग इसको ज़्यादा से लाइक करिए और शेयर करिएगा। ठीक, और सब्सक्राइब भी करिएगा। मैंने आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया था, आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं जल्दी ये सब PDF उस पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।